नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज आपके बीच आपका भाई यूपी पैट के लिए ये 17वां मॉडल पेपर लेकर आया है। आप सभी को इस बात की जानकारी है कि हम लोग किरण प्रकाशन का ये एक बेहतरीन सा जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज हम लोग 17वें मॉडल पेपर पर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। तो आप सभी से मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर बताएं कि आप इसके बाद कौन से प्रकाशन के जो है सेट पेपर चाहते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने सोचा था कि रिस्पांस मिलेगा शायद वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एआई जनरेटेड, जो कि आपके पुराने तरीके के क्वेश्चंस जो पहले कभी पूछे जाते थे, जिनका जो ज़माना गुजरे हुए भी ज़माने गुजर गए हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चंस और वहाँ पर मेरे हज़ारों भाई बहन ऐसे हैं जो उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। पता नहीं उनको वहाँ क्या समझ आ रहा है ना। कहते नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, वो चीज़ हमारे बारे में करी जाए तो हमें बड़ा सुकून मिलता है ना। मतलब आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन कहीं दिख जा रहे हैं तो आपको वो कंटेंट अच्छा लग रहा है। जबकि दोस्त हकीकत ये है कि अब जो एग्ज़ाम का तरीका है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका है ना। क्वेश्चंस भी बहुत मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। अब एकदम से इजी नहीं आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्त कि सही कंटेंट को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये 17वां मॉडल पेपर। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा भी थोड़ा सहयोग होता है। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कि मेरे से इसमें कहाँ चूक हो रही है, जो कि मैं हिट नहीं कर पा रहा हूँ लोगों को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हिस्ट्री से हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तमिल ऐतिहासिक उपन्यास पोन्नियिन सेल्वन निम्न में से किस शासक की कहानी पर आधारित है। चूँकि आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वॉइस आपको थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, है ना, पर फिर भी आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो बताइए आप लोग, पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर दोस्त राजराज चोल। राजराज चोल करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है। तो आप सब लोग जानते हैं जैन धर्म के अनुसार जो तीर्थंकरों की कुल संख्या है वो 24 है। और 24 में जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है ना, महावीर स्वामी थे। इन्हीं के समय में जैन धर्म जो है वो सबसे अधिक विकसित हुआ है, प्रचलन में आया है ना। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, ठीक है ना, अंतिम तीर्थंकर ये माने जाते हैं। चलिए सर, तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहे गंगों की प्रथम राजधानी थी। गंगों की प्रथम राजधानी थी, बताइए क्या थी गंगों की प्रथम राजधानी। तो गंग जो थे आपके, अभी जो गंग राज्य था, आधुनिक जो मैसूर था उसके ये लोग दक्षिण में स्थित थे, ठीक है ना, दक्षिण में स्थित थे। और इसका जो प्रथम शासक था, या ये कह लीजिए कि संस्थापक था, जो प्रथम शासक या जिसको आप लोग संस्थापक कहेंगे, वो कोंकणी वर्मा था। कौन था, कोंकणी वर्मा, ठीक। तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी यानी प्रथम राजधानी थी वो थी आपकी कोल्लार। क्या थी सर, कोल्लार थी। बाद में इनकी राजधानी जो है वो शिफ्ट हो गई थी तलकाडू। बाद में कहाँ शिफ्ट हो गई थी, तलकाडू। तो यहाँ पर हमसे प्रथम राजधानी पूछा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी, ठीक है।
तो संभाजी की जब मृत्यु हुई थी उस समय इनके पुत्र की जो आयु थी वो छोटी थी, कम थी, लगभग 6-7 वर्ष उसकी आयु रही होगी, ठीक है ना। तो इस वजह से राजा राम को क्या किया था, मराठा राज्य का राज्याभिषेक किया गया था। और जो राजा राम जी थे, राजा राम जो थे वो किसके, शिवाजी के छोटे बेटे थे, शिवाजी के छोटे बेटे थे। तो यहाँ पर आपकी राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। 5वां की सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। काफ़ी पुराना और हिट क्वेश्चन है ये। रेलवे लाइन सबसे पहले आपकी प्रारंभ हुई थी 1853 में, ठीक है ना। 1853 में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इसी के कार्यकाल में आपकी जो है पहली बार जो डाक टिकटें थीं, ठीक है, डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ था। डाक टिकटों का प्रचलन भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा छठा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिट AICC ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम क्या था। ठीक, तो 1942 में 8 अगस्त 1942 में आप सभी को पता है कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी सर आपकी भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से आंदोलन की हुई थी शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 7वां है प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत ही प्रसिद्ध ये लाइनें हैं आपकी, है ना। और ये लोगों में देशभक्ति के लिए बहुत प्रेरित करती हैं। मतलब यदि इन लाइनों को सही तरीके से गा दिया जाए तो एक मृत प्राय व्यक्ति भी आपका उठकर खड़ा हो जाएगा देश सेवा के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध कविता है ये लिखी गई थी बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न है, फटाफट अंदाज में हम लोग करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते देखते तो हो नहीं, है ना। आपको तो भाई शॉर्ट का ज़माना है तो शॉर्टकट ही चीज़ें देखी जाएंगी। फिर ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एक बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत, है ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। ये पहले की बात है ना, मतलब आज़ादी के पहले की काफ़ी समय 1916 में हुआ था आपका लखनऊ समझौता, उस समय की बात है ये, है ना। तब ये ठीक ठाक रहा होगा, बाद में फिर मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए 9वां देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए आप। तो कालानुक्रम में आपका बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था शुरू, डेट वेट आपको याद होगी, बताइए कमेंट करके। ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये तो आपका दांडी मार्च हुआ था ना, नमक कानून जब तोड़ा था हमने, तो ये हो गया आपका 12 मार्च 1930 को, ठीक है सर। 12 मार्च 1930 को। और चौरा चौरी की जो घटना हुई थी ये कब की घटना है, तो ये 1922 की घटना है। तो आप लोग अब इसको अरेंज कर ही सकते हैं, दूसरा वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़िए। 10वां देख लीजिए, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो थे वो आपके किसकी कृतियों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो ये लियो टॉलस्टॉय की कृतियों से बहुत प्रभावित थे, है ना। महात्मा गांधी ने लियो टॉलस्टॉय की जो नीति से संबंधित या धार्मिक या उससे जुड़ी समस्याओं से संबंधित लेख होते थे, उन सभी लेखों को उन्होंने पढ़ा है, आत्मसात किया है, ठीक है ना। तो डोक करके एक था आपका, डोक था आपका एक जीवनी लेखक, उसने कहा है कि ये लियो टॉलस्टॉय की जो कृतियाँ पढ़ते थे गांधी जी, तो मतलब उसने इनको लियो टॉलस्टॉय का शिष्य कहा है। क्या कहा है,
लियो टॉलस्टॉय का शिष्य कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूगोल से लेते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में भूमध्य सागर की तटरेखा नहीं है? आपकी भूमध्य सागर की तटरेखा कौन से यूरोपीय देश में नहीं है? तो यहाँ से बेल्जियम में इसकी तटरेखा नहीं है, स्पेन, फ्रांस और इटली में इसकी तटरेखा है। ठीक है ना। इसी के अलावा भूमध्य सागर का आपका एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, जो कि है आपका जिब्राल्टर की एक संधि है, वहाँ पर जिब्राल्टर की एक जल संधि है, उसका पूछ लेता है कि वो कौन से दो देशों के बीच में है। ठीक है, तो आपका उत्तरी अफ्रीका और आपका पश्चिमी यूरोप के बीच में ये जिब्राल्टर की संधि आपकी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इनमें से किस देश को यूरोप का कोकपिट कहा जाता है? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूरोप का कोकपिट किसे कहा जाएगा? तो यूरोप का कोकपिट भी बेल्जियम को ही कहा जाता है ना। ये एक काफ़ी कैसा मतलब अमीर देश है, इसकी जो धन संपदा है काफ़ी अधिक है, बहुत ही अमीर देश है ये यूरोप का, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्यतः है चीज़ें हैं वो एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर बहुत अधिक है, इसलिए ये लोग काफ़ी धनवान हैं। उसके साथ साथ कृषि और आपका वानिकी के लिए भी यहाँ पर तवज्जो दी जाती है। साथ ही साथ ये विश्व का हीरे के लिए क्या है, सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ये हीरे का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत का जो पश्चिमी समुद्र का तट है आपका, कह रहा है कि ये आपकी वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है साथियों। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 14वां प्रश्न देख लीजिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल ... के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, तो भाई कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है वो महाबलेश्वर के समीप है। कहाँ पर है? महाबलेश्वर के समीप है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें आपकी भीमा और एक और है आपकी कौन सी, तुंगभद्रा। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, भीमा और तुंगभद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां देख लीजिए। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? ऊर्जा उत्पादन के लिए, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ जो है वो है सर कौन सा? तो ये है कोयला। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। भारतीय अर्थव्यवस्था 16वां प्रश्न देख लीजिए। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के चैटबोट का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसी एग्जाम में शायद, है ना। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC के चैटबोट का नाम है आपका आस्क दिशा। क्या है? आस्क दिशा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए सर। 17वां क्वेश्चन। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण, ठीक है। तो अलग अलग जो आपके अर्थशास्त्री हुए हैं सबने अलग अलग तरीके से दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो है देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यदि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसको एक पैमाना माना जाएगा कि देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। 18वां देख लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका एक ही उद्देश्य है कि देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो गया, मतलब सभी व्यक्ति के पास अपना खुद का एक खाता होना चाहिए। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए। 19वां है कि सैन बैट किससे संबंधित है? सैन बैट जो है आपका वो कह रहे किससे संबंधित है? तो सर ये संबंधित है आपका उत्पाद शुल्क से। किससे है? उत्पाद शुल्क से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए। 20वां है कि खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? बताइए इसका अर्थ क्या हुआ? खुले बाजार प्रचालन, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सर सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। इसके द्वारा क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ से हमारा है भारतीय राष्ट्रीय क्या संविधान है, संविधान का
भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ना? किस संविधान के तहत अभी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही थी, है ना? लेकिन उससे पूर्व ही उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा था, है ना, महाभियोग तो लाया जा रहा था आपके जस्टिस वो वर्मा थे उनके खिलाफ, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता था, लेकिन उनके द्वारा स्वतः ही अब रिज़ाइन कर दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत, किसके तहत? 61 के तहत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 22। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिया गया है। विधि के समक्ष समानता आपका ये जो आर्टिकल 14 में कहा जाता है, तो इस चीज़ को कहाँ से लिया गया है? इसको लिया है सर ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 23 है कि प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श क्या है? समाजवाद का आदर्श है, इसका अर्थ क्या होता है? लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने का अधिकार देता है? जी नहीं। लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार देता है? इसका अर्थ ये भी नहीं है। इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय संपदा की समान वितरण का ध्येय रखना। राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का मतलब कि देश में आर्थिक रूप से आपकी क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। यहाँ पर जो संसाधनों का असमान वितरण है वो समाजवाद के विपरीत चीज़ है। समाजवाद का एक ही उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य कि देश के जो संसाधन हैं उनका वितरण लोगों में समान तरीके से हो। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। 24 है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपको कई बार मैंने बताया है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। राइट आंसर यहाँ से हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3 25 में। देख लीजिए, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका होगा, स्वच्छता भी होगी। कानून और व्यवस्था का जो श्रेय है वो आपका स्थानीय सरकार का नहीं होता है ना? ये मामला जो है आपका कानून और व्यवस्था का आपका स्थानीय सरकार के अंडर में नहीं रहेगा। ठीक है ना? ये आपका रहेगा या तो संघ के या राज्य के। ठीक है, किसके पोजीशन में रहेगा? संघ या राज्य के में। चलिए नेक्स्ट है 26 है, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं। शैवाल में एक बड़े गैर प्रेरक यानी स्थिर मादा युग्मक और एक छोटे अभिप्रेरित पुरुष युग्मक के बीच संलयन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक मादा का युग्मक, कैसा? बड़े मादा का युग्मक यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा का अंडाणु, और यहाँ पर आपका छोटा अभिप्रेरित पुरुष युग्मक या जिसको हम लोग कहेंगे उसका शुक्राणु। तो इनके बीच जब संलयन होता है ना, या प्रजनन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑगेमस। क्या कहा जाता है? ऑगेमस कहा जाता है। दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 27 है कि AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि AB जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिसिपेंट, है ना? यानी कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, मतलब ये सभी का ब्लड जो है रिसीव कर सकता है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें दोनों A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दोनों एंटीजन इसमें पाए जाते हैं, साथ ही कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक है ना? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए 27 में के बाद 28वां क्वेश्चन है, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपकी जो पुरातत्वीय खोजें होती हैं उसकी एज पता करने के लिए हम लोग किस चीज़ का? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं ना, कार्बन डेटिंग का प्रयोग, है ना? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा आपका यानी कार्बन 14 का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 29 है, जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है, जिसमें त्वरण डॉट डॉट के साथ अनुपातिक होता है। यानी किसी वस्तु पर जब फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है। जी हाँ, तो ये त्वरण डॉट डॉट के अनुपातिक होता है, यानी वस्तु के मास या द्रव्यमान के अनुपातिक होगा। राइट आंसर
वस्तु जिसमें त्वरण, अच्छा त्वरण आपका एक्सीलरेशन किसके अनुपातिक होगा, तो फोर्स के अनुपातिक होगा ना, फोर्स के अनुपातिक होगा, फोर्स के, ठीक है ना। चलिए, यानी कि आपका त्वरण बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता डॉट डॉट नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, आप इस चीज़ को थोड़ा समझने में क्या हो रहे होंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। तो सीधा सा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता यानी एक आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, E=mc², पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है, ये काफ़ी फेमस ये आपका सूत्र है, E=mc², एनर्जी से संबंधित। तो अब E=mc² जैसे ही मैंने लिखा है आपको तुरंत याद आ गया होगा, है ना। क्या याद आया इससे, तो इससे आपको याद आ गया निर्वात में प्रकाश की गति, और इसको जो प्रतिपादित किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है। किसके द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए सर, 31वां क्वेश्चन, या यूँ कहिए हिंदी का 36वां क्वेश्चन। यहाँ पर शिवालय का आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचानना है आपको, शिवालय में कौन सी संधि है, तो बताइए। संधि की मैंने एक वीडियो आपको डाली थी, उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी कि बीच वाला अक्षर देखिए, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा आपको मिले, क्या होता है सर, दीर्घ संधि होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 37वां है कि इसमें से आपको विलोम बताना है, अंत का विलोम बताइए। अंत का होता है आपका आदि, अंत का विलोम क्या होता है, आदि होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 38, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि झूठे वायदे करना, इसका अर्थ होता है आपका झूठे वायदे करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है, आपको मतलब सही यहाँ से आपको क्या ढूंढना है, सेंटेंस सही ढूंढना है। कह रहे कि मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज़ में हस्ताक्षर नहीं होते भाई, कागज़ पर होंगे ना, उस कागज़ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। आगे बढ़िए, और अब हम लोग चलेंगे यहाँ से बहुत ही अच्छा, ये है आपका भी एक और रह गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है, बताइए। जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की है, बताइए किसने की है। तो ये जो रचना है याद रखिए आप सभी लोग, जयशंकर प्रसाद की है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ये हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपकी स्कोर में। 51 है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना। मैनेजिंग डायरेक्टर आपका MD किसे बनाया गया है, किसका, SBI का। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा यहाँ पर, राइट आंसर है राम मोहन राव अमारा, और अगले 3 वर्ष तक ये अपने इस पद पर रहेंगे। इससे पहले ये इस पद पर थे उप निदेशक के पद पर, ठीक है, उप प्रबंध निदेशक के पद पर ये कार्यरत थे, ठीक है ना। चलिए 52 देखिए, 52 है हमारा कि वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये आपका प्रदान किया गया है पंडित स्वप्न चौधरी को। किसे, पंडित स्वप्न चौधरी को। और इसका जो आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी भी कहते हैं ना। ग्वालियर को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की संगीत की राजधानी कहते हैं। आगे बढ़िए, कह रहे कि 2024 में कौन सा देश प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है। प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बनकर उभरा है आपका भारत। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा सर। आगे बढ़िए, 54 है किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। आगरा के ताजमहल को, है ना, पीछे छोड़ दिया है। तो आप सब आंख बंद करके इसको मार देंगे, किसने, अयोध्या के राम मंदिर ने, ठीक है, अयोध्या के राम मंदिर ने। तो इस पर जो पर्यटक आए हैं, चूँकि विदेशी पर्यटकों की संख्या तो कम है, 3153,
लेकिन जो हमारे घरेलू पर्यटक हैं उनकी जो संख्या है 135.5 मिलियन जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो कौन से हैं, घरेलू हैं, है ना। इसलिए इसने किसको, आगरा को पीछे छोड़ दिया है। आगरा का जो ताजमहल है, आगरा के ताजमहल में आपके जो विदेशी पर्यटक थे वो थे सर कितने, ये थे 9,24,000, ठीक है। और घरेलू जो पर्यटक थे वो थे आपके 115.9, है ना। काफ़ी आगे निकल चुका है यहाँ से ये। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 55वां देखेंगे, कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है। यह ... बार है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। तो भैया मोदी जी को कि कौन सी भी बार, यानी 20वीं बार, ये 20वां इनका क्या था, इंटरनेशनल अवार्ड था, है ना। कुवैत का ये आपका सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है आपका क्या है, नाम है इसका ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर, ठीक है। तो ये इसका नाम है। तो इसको मिलाकर आपके मोदी जी के जो हो गए 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो गए। चलिए नेक्स्ट है 56वां, भारतीय रिजर्व बैंक ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए एक रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति में कितने सदस्य हैं। एआई की रूपरेखा विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है, किसके द्वारा बनाई गई सर, आरबीआई के द्वारा बनाई गई है। तो इस समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो है आपकी कितनी, 8। सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 है। 57 है, किस प्रकाशन ने मध्य प्रदेश को 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक माना है। गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक माना है, उस प्रकाशक का नाम है आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल। क्या नाम है सर, वॉल स्ट्रीट जर्नल है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे 58, भारतीय वायुसेना आईएएफ की समग्र क्षमता विकास पर नज़र रखने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा। बताइए कौन करेगा इसका नेतृत्व। तो इसका नेतृत्व करेंगे आपके राजेश कुमार सिंह। पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सर। 59 देखेंगे, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से लगभग कितना बढ़ेगी। तो 24-25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग आपकी 6.5% की वृद्धि करेगी। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। 60वां देख लीजिए, ग्रामीण भारत में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आधार पर औसत MPCE, ठीक है, MPC यानी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, है ना, कितने रुपए होने का अनुमान है। तो 4122 मंथली, इसका जो अनुमान है वो है 4122 रुपये। राइट आंसर होगा सर। अच्छा, MPCE इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना, उपभोग भी है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर यहाँ पर हुआ ऑप्शन नंबर 2। यहाँ से देख लीजिए आपके सामान्य जागरूकता GS के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भारत में नहीं, चूँकि पूरे विश्व में इसको सर्वश्रेष्ठ चाय जो है उद्यान माना जाता है। और ये टेमी चाय उद्यान दोस्त कहाँ पर है आपका, सिक्किम में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 62 है कि ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, इनको सन 2000 में जो सिडनी का ओलंपिक हुआ था इसमें इनको ओलंपिक पदक मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और कौन सा पदक मिला था, तो इन्हें कांस्य पदक मिला था, कांस्य पदक। चलिए 63 है कि ... सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो तेंदुलकर साहब की जो आत्मकथा है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 64 देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष आपकी कौन है बताइए, ठीक है। तो पहली महिला थी आपकी मीरा कुमार और दूसरी हो गई आपकी सुमित्रा महाजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 65वां है कि 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है ना। नेशनल इंजीनियरिंग डे, नेशनल इंजीनियरिंग डे आपका मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर, तो मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर नेशनल इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 2। 66 देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में स्थित नैपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। इसको आपने पढ़ा होगा नैपा नगर के बारे में। नैपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो एमपी में आपका नैपा नगर जो है आपका बुरहानपुर ज़िले में है। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में है। और यहाँ पर एक न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री यानी अखबारी कागज़ के लिए ये काफ़ी फेमस है। किसके लिए है, अखबारी कागज़ का यहाँ पर क्या होता है सब, उत्पादन या मिल यहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। 67 है तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है। तिमिथ उत्सव बताइए किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में द्रौपदी के सम्मान में, द्रौपदी के सम्मान में। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 3। 68 देख लीजिए, संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है। अतिथि देवो भव आजकल क्या है, ये तो पुराने ज़माने का कथन हो गया भाई, अब तो हो गया अतिथि को दो भगा। क्या हो गया, अतिथि को दो भगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं अतिथि को भगवान के समान माना जाता है। यानी अतिथि क्या है भाई, भगवान है। अतिथि हमारे लिए क्या है, भगवान है। तो हमें ये मेंटेलिटी आपको क्या करनी होगी, निकालनी होगी। अतिथि को दो भगा। ठीक, चलिए। 69 है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है। समुद्री सीमा कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सबसे छोटी है, तो सर ये है आपकी पुडुचेरी की। किसकी है, पुडुचेरी की है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आप लोग कमेंट करके बताइए इसकी समुद्री सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन 70वां प्रश्न आपका, पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है। पश्चिम में हंटर का चंद्रमा के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सर कार्तिक की पूर्णिमा को। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आज का आपका बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। यदि दोस्त पसंद आया है तो वीडियो को जमकर शेयर कीजिए, है ना, और हमारा सपोर्ट करते रहिए। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।